पेज नंबर 116 116 क्वेश्चन नंबर 48 पढ़े जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला बताएं जी ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। ऑपरेटिंंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताएं। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS, और उसके बाद लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमें न्यूमरेटर मिल गया है। उसके बाद लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये हमें सेल्स भी मिल गई। पता ये था क्वेश्चन 48। नोट करें, डाउट हो तो पूछें। नोट कर लिया तो नेक्स्ट ट्राई करें। से ज्यादा है तो रेशियो पॉसिबल नहीं है। लॉस के केस में पॉसिबल है। 49 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहले सेल्स दे रखी है सर, पता हमें डिनोमिनेटर मिल गया 6,30,000। उसके बाद लिखा हुआ है रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट। सर जीपी कॉस्ट पे 40/100 है तो सेल पे कितना होगा 60। ध्यान रहे कॉस्ट से जब सेल पर जाते हैं न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। बेसिकली अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपए है, प्रॉफिट 40 रुपए, तो प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। सेल कितनी हो जाएगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 40 बनता है। ठीक है यस। तो सीवीडीएस कैसे निकालेंगे सर? ये जो 6,30,000 रुपए है ये 140 तो 100 कितना। दूसरे तरीके से देखें, मान लीजिए कॉस्ट 100 रुपए है, क्वेश्चन में लिखा है जीपी ऑन कॉस्ट 40% है, तो 100 का 40% 40, तो सेल कितनी होगी 140। जो है उससे डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। सेल 140 है तो 140 से डिवाइड, हमें चाहिए कॉस्ट 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई। उसके बाद लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। बताइए जी इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग? दोनों ऑपरेटिंग, दोनों ही एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। सर जो पीएनएल में आए, बिजनेस के लिए जरूरी हो, हर साल हो, ऐसे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह लिखा जा रहा है सर 22,500। 12,500 सेलिंग एक्सपेंस है, 10,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस 22,500 वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इस सॉफ्टवेयर कितना आया 4.5। बाकी सब सहमत हैं इनसे? यस सर। तो ये सब न्यूमरेटर मिल गया है हमको। आंसर बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 49 किया हमने, पेज 116।
नोट कर लिया, और जिसने 50 क्वेश्चन ट्राई करे खुद से, इसने नहीं करा वो नोट करे जल्दी। पेज नंबर 116, क्वेश्चन 49 कंप्लीट किया हमने बोर्ड पर, 50 स्टार्ट कर रहे हैं। डाउट पूछने हैं। चलिए मैं काम करता हूँ, आधा घंटा टॉपिक कंप्लीट करवाया तो बाकी आधा घंटा डाउट लेगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। इसका दूसरा नाम भी था कुछ, क्या नाम था? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका दूसरा नाम है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता? ओनर्स फंड्स प्लस बोरोइंग्स, इसे मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। हियर कैपिटल मींस मनी, एम्प्लॉयड मतलब लगाना। सर ये भी तो हो सकता है हम शॉर्ट टर्म लोन ले लें और वो भी उसमें ही यूज आ रहा है। क्वेश्चन में सर करंट लायबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एसएफ और एनसीएल क्यों ले रहे हैं, जबकि ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बेसिकली एनसीएल से पैसा लो या सीएल से पैसा लो, पैसा तो बिजनेस के अंदर ही लगा रहे हैं, तो सीएल कवर क्यों नहीं कर रहे कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, एनसीएल ही क्यों कवर कर रहे हैं, ये डाउट है। देखिए सर बिजनेस के अंदर जब लोन लिया जाता है, मान लीजिए मैं बैंक में जा रहा हूँ लोन लेने के लिए, तो वो कहेंगे जी आपको शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म चाहिए। लोन 1 साल के लिए चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म 1 साल का हो गया या कुछ महीने का हो गया, और लॉन्ग टर्म हो गया, मीडियम टर्म भी होता है 3 साल का, और लॉन्ग टर्म हो गया 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल लॉन्ग टर्म का। तो मैं किस बेस पर डिसाइड करूंगा? वैसे तो मुझे आज चाहिए, मैं किस बेस पर डिसाइड करूं मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म चाहिए? मैं डिसाइड करूंगा कि मैं रीपे कब कर पाऊंगा, रीपे कब कर पाऊंगा। तो अगर मैं एक ऐसी जगह पैसा लगा रहा हूं जो पैसा जल्दी रिकवर नहीं हो पाता, फॉर एग्जांपल मैं फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए लोन ले रहा हूं, बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन ले रहा हूं, मशीन खरीदने के लिए लोन ले रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये लोन मैं जल्दी नहीं चुका पाऊंगा। मुझे मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, अब मेरी कितने भी सेल हो, 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा मैं 1 साल के अंदर, इतना पैसा नहीं हो जाएगा कि साल में बिल्डिंग का पैसा लोन भी चुका पाऊं, इन जनरल नहीं हो पाता। और हो ज्यादा पैसा तो हमें एक्सपेंड भी करना होता है, तो ना कि जो सारी की सारी कमाई हमें लोन चुकाने में ही लगानी है, वो कमाई हमें एक्सपेंशन के लिए भी लगानी होती, थोड़ा पैसा हमें लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो जो शॉर्ट टर्म वाला होता है, जो 6 महीने 8 महीने का जो शॉर्ट टर्म वाला लोन होता है, वो कौन सा लोन होता है सर? कि हमें अभी कुछ अर्जेंट पैसों की नीड आ गई है और हमें पता है कि कुछ टाइम में हमारे पास पैसा आ जाएगा तभी लोन चुका देंगे, वो होता है सीएल वाला लोन, करंट लायबिलिटी वाला लोन। फॉर एग्जाम्पल मैं गुड्स उधार दे चुका हूँ डेटर्स को, डेटर ने बोला जी 4 महीने बाद पैसे देंगे, हमें पैसे लेकिन आज ही चाहिए, तो बैंक से लोन ले लिया 5 महीने का, कि 4 महीने डेटर कह रहा है 1 महीना और भी डिले कर सकता है वो, तो 5 मंथ के अंदर अंदर मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो वो शॉर्ट टर्म लोन, वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे उस पैसे की, हम वो सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं हमारे बिजनेस को बनाने के लिए, इसलिए सीएल कवर नहीं किया जाता कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, एनसीएल और एसएफ किया जाता। एनसीएल लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया हमने तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर लगाया होगा, उससे एसेट्स परचेज करिए। क्लियर हो गई जी बात? सर लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी तो एसेट कोई परचेज कर सकते हैं, जैसे कोई मशीनरी 6 महीने में हम चुका सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। मैंने कहा ना इन जनरल एक बड़ी एसेट जो होती है मशीनरी बिल्डिंग, वो 6 महीने में नहीं चुका पाता। हाँ जी, उसमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस एक आफ्टर वर्ड ने काफी काम बढ़ा दिया हमारा, इस आफ्टर की जगह बिफोर लिखा होता तो न्यूमरेटर मिल जाता सीधा सीधा हमें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कैसे निकलता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, तो ये आता है। हमें ये दे रखा है, ये निकालना है, और देखते हैं ये दे रखा है कि नहीं। टैक्स ये सब परसेंटेज में दे रखा है अमाउंट की वजह। इंटरेस्ट तो समझ गए, मेरे लिए दिख रहा है आप लोगों को कहीं? डिवेंचर वर्ड है, डिवेंचर मतलब लोन है, अमाउंट भी है, रेट भी है, तो इंटरेस्ट निकल सकता है।
15 लाख का 9%। अब बस किसी तरीके से टैक्स का पता लग जाए तो पीवीआईटी बड़ा इजीली निकल जाएगा। देखिए टैक्स के बाद 4,05,000 रुपए मैं घर लेके जा रहा हूं और टैक्स 10% है। सोच के देखिए, मान लीजिए मेरी सैलरी 100 रुपए है और इंडिया में सपोज टैक्स का रेट 10 रुपए है, 10% है, तो मैं घर लेके जाऊंगा ना। फिर आपको ये वाला अमाउंट दे दिया जाए और ये वाला अमाउंट निकालना हो, कैसे निकालेंगे सर? क्वेश्चन में यही वाला अमाउंट दे रखा है 4,05,000। यस सर। आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट दे रखा है 4,05,000 और ये नहीं बताया और ये नहीं बताया। अपॉन 90%। बिल्कुल सही। 4,05,000 अगर 90 है तो 100 कितना जो है उससे डिवाइड कीजिए, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4,50,000 क्रॉस चेक कर लें कि मान लीजिए 4.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, इसका 10% 45,000 रुपए टैक्स कट गया तो बचा कितना? 4,05,000। सही आ रहा, ठीक है। सर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ही निकालेंगे। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद के लिए ठीक है सर। टैक्स कितना हुआ सर? 45,000 रुपए टैक्स हुआ। यस सर। निकाल लीजिए पीवीआईटी। 5 लाख लिखा सर। कैलकुलेशन में डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं जी दोबारा। इसका 10% निकाला हमने। इसका 10% पीएडी का। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है और इंडिया में टैक्स 20%, तो 20,000 रुपए टैक्स कट जाएगा तो मैं घर लेके जाऊंगा 80,000। ऐसा ही होगा। अब मेरी सैलरी कितनी और टैक्स कितना? क्या 80,000 का 20% 16,000 आंसर देंगे? गलत हो जाएगा आंसर। तो हमें सॉल्व कैसे करना पड़ेगा कि 80,000 अगर 80 है तो 100 कितना? इससे मेरी सैलरी मिलेगी। टैक्स निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5,85,000 रुपीज पीपीआईटी आ रहा है। डाउट है किसी को उसमें? तो हमारे फॉर्मूले का न्यूमरेटर मिल गया है सर 5,85,000। डिनोमिनेटर के लिए चाहिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है और डिवेंचर 15 लाख है। क्वेश्चन में जी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को काट करके यहाँ पे एसएफ लिख लीजिए। हाँ सर कुछ आ नहीं रहा। कैपिटल एम्प्लॉयड को कट करके वहां पे लिख लीजिए एसएफ, शेयर होल्डर्स फंड्स। प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैसे पता लगा सर प्रिंटिंग मिस्टेक? कैपिटल एम्प्लॉयड में एनसीएल जुड़ा हुआ होता है। यस सर। एनसीएल 15 लाख है तो एनसीएल प्लस एसएफ 3 लाख कैसे हो सकता है? एसएफ तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैपिटल एम्प्लॉयड को कट करके वहां पे एसएफ लिख लीजिए, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 18 लाख। एसएफ और एनसीएल को ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, जो कि इस फॉर्मूले का डिनोमिनेटर। आंसर शायद अलग भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। यस सर। देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। 32 point something। 32 point something। इसको होमवर्क में डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। कैलकुलेशन वाली स्किप किया है सर 32.5 तो आ रहा है। ठीक। 51 क्वेश्चन पर आ गए हैं। What does low proprietary ratio mean?
प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताएंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमने लोन नहीं ले रखा तो 100% आएगा, एक भी सीएल नहीं है, एक भी एनसीएल नहीं है, अगर तो 100% आएगा आंसर। सारा एसेट टोटल एसेट्स बराबर है, अगर जितना ज्यादा लोन होगा उतनी रेशियो कम होगी, जितना ज्यादा लोन होगा उतना ज्यादा रिस्क रहेगा कंपनी में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत कम है, इसका मतलब एसएफ बहुत कम है, इसका मतलब एनसीएल और सीएल बहुत ज्यादा है, कंपनी में लोन बहुत ज्यादा है, खुद का पैसा कम लगा रखा है, तभी प्रोप्राइटरी रेशियो लो। तो उससे क्या मीनिंग निकलेगा जी? पहला लिखा हुआ है सफिशिएंट सेफ्टी है। सेफ्टी किस बात की? जब खुद का पैसा कम। देखिए अनसेफ तभी पर्सन होता है जो लोन पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा तो बिजनेस उसके बंद हुए जिसके किराए पर थे, बिजनेस उसके बंद हुए जिसके पे लोन पे इंटरेस्ट पे करना था, रेगुलर इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा, अर्निंग नहीं, जिस पर 1 रुपए का इंटरेस्ट लोन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जिसके फिक्स खर्चे नहीं है, जिसकी खुद की जगह है, उसको कोई टेंशन ही नहीं, अर्निंग थोड़ी कम हो रही है लेकिन हो रही है, अपनी पेमेंट करने किसी को उसकी टेंशन नहीं। तो रिस्क में वो है जिसकी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी 2 टाइप की होती है, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो कि बिजनेस की होती है, रेंट देना, एम्प्लॉय की सैलरी देनी, और एक फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि रिस्क है ही नहीं, गलत है, सॉरी रिस्क सफिशिएंट सेफ्टी है, तो गलत लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है जी ग्रेटर रिस्क टू अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। रिस्क ज्यादा हो गया क्योंकि जिन्होंने लोन दे रखा है उनको अनसेफ हो गया उनके लिए, खुद का पैसा कम लगा रखा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की और मैं 20 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, तो लोन वालों को टेंशन नहीं है कि भाई नहीं दे पाया तो उसकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, प्रॉपर्टी 5 गुना, 20 लाख का 5 गुना 1 करोड़। लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, मैं लोन ले रहा हूँ 4 करोड़ का, तो वो बहुत अनसेफ, उनके लिए अनसेफ्टी होगी कि ये लोन नहीं दे पाया तो प्रॉपर्टी बेचकर भी बहुत कम पैसा मिल पाएगा। और यहाँ पे वर्ड अनसिक्योर्ड भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ प्लेज भी नहीं कर रखा। ध्यान रखिए लोन 2 टाइप से मिलते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है क्योंकि बैंक सेफ है, अनसिक्योर्ड वाले पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है क्योंकि वो अनसेफ है। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन होता है। पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट इसलिए 12-15% होता है, क्रेडिट कार्ड पे 36% का इंटरेस्ट रेट होता है, 36%, 3% महीना, अनसेफ होता है। कार लोन 6%, 5% सेफ है, कार प्लेज होती है। जब कार लोन लेते हैं तो कार के पेपर लोन वालों के पास रखे होते हैं, जब सारी ईएमआई चुका देंगे तब पेपर मिलेंगे। होम लोन इंटरेस्ट रेट कम, 6%, 6.5%, क्योंकि सेफ्टी पूरी है। एजुकेशन लोन अनसेफ है, 12%, 15%। तो जहां सेफ्टी ज्यादा वहां इंटरेस्ट रेट कम। गोल्ड लोन 6%, 7% सेफ्टी है। सी पॉइंट, शेयर होल्डर्स फंड्स आर मोर देन टोटल। सर ये तो पॉसिबल है, तो कभी क्लिक ही नहीं मत करके आना, टिक मत करके आना, ये तो कभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। एसएफ ज्यादा और टोटल एसेट्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ जी? बी ऑप्शन आंसर हुआ। 52 पर आते हैं। अ कंपनीज करंट रेशियो, अगर क्वेश्चन 51 में लो की जगह हाई रेशियो होती है तो ए ऑप्शन टिक कराते हैं फिर। यस सर। 52 पर आ गए जी। करंट रेशियो दे रखी है 3:1, लिक्विड रेशियो दे रखी है 1.8:1, करंट लायबिलिटी गिवन है और इन्वेंट्री निकालेंगे। ट्राई करते हैं चलिए। इसमें सी हो सकता था, फिर हाई फर्दर सी तो कभी पॉसिबल ही नहीं। एसएफ टोटल एसेट से ज्यादा हुई तो पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव एनसीएल हो गई फिर तो। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो है 3/1, करंट एसेट्स हैं नहीं पता और करंट लायबिलिटीज 2 लाख। उसकी हेल्प से सर करंट एसेट्स पता लग गई 6 लाख। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1.8/1। लिक्विड एसेट नहीं पता लेकिन करंट लायबिलिटी पता 2 लाख। तो इसकी हेल्प से लिक्विड एसेट्स आ गई 3,60,000। बिल्कुल ठीक। और सर करंट एसेट और लिक्विड एसेट का जो डिफरेंस होता है वही स्टॉक होता है। तो 6 लाख और 360 में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वही स्टॉक है, 2,40,000 ए ऑप्शन। पहले वाला ऑप्शन नोट करें। 53 पर आ गए जी।
कंपनीज करंट रेशियो इज 2.5:1, लिक्विड रेशियो 3:2, करंट एसेट्स दे रखी हैं, इन्वेंट्री मांग में ट्राई करें। करंट रेशियो 2.5/1, करंट एसेट्स 7,20,000 अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी सर इधर आ गया, 720 के नीचे चला गया, 2.5 कितना है सॉल्व करके 2,88,000 CL। यस सर। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला सॉरी वैल्यू दे रखी है 3/2, लिक्विड एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी हमने अभी हाँ बोलो नहीं सर कुछ करंट लायबिलिटी हमने अभी सॉल्व करी है 2,88,000। तो 2 मल्टीप्लाई में चला गया और 3 डिवाइड में चला गया। बताइए कितनी है लिक्विड एसेट? 4,32,000 सर इंटू 3 आएगा और अपॉन 2 है। हाँ जी बोले। सर 3 हाँ 3 पॉइंट सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैंने गलती कहा। लिक्विड दो तरीके से लिखी, सही कह रहे हो आप। 3/2 है कितना है यहाँ पे 4,32,000। सहमत है बाकी सब? यस सर। इन्वेंट्री मांगी है जी, जो करंट एसेट और लिक्विड का डिफरेंस है, लिक्विड एसेट है 432 और करंट एसेट्स कितनी है 7,20,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों को माइनस करके जो आएगा वो आएगा इन्वेंट्री 2,88,000 ऑप्शन नंबर ए। 54 पर आते हैं जी। करंट रेशियो दे रखी है 3:2 मतलब 1.5:1, 1.5 है करंट रेशियो। अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इट एट 2:1। तो रेशियो बढ़ाना चाहता है कि घटाना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। ये मैं सोच रहा कि सर 3 है, 3 से 2 करना चाह रहा है तो घटाना चाह रहा है। डिवाइड करने के बाद जो फाइनल फिगर आती है उसे कंपेयर किया जाता है। इस टाइम 1.5 है, हमें 2 चाहिए तो बढ़ाना चाहता है। फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। He can repay BP, he can purchase goods on credit, he can take short term loan। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ट्राई करते हैं जी। पहला है जी he can repay BP। अगर BP रीपे कर देगा तो कैश कम हो जाएगा और BP मतलब करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। यस सर। दोनों जगह माइनस, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा Situation प्लस। ये सिचुएशन दे दो रखी है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अभी की जो करंट रेशियो है वो 1.5:1, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे केस में क्या होता है जो दोनों जगह हो रहा है उसका अपोजिट होता है रेशियो के अंदर। दोनों जगह माइनस है तो आंसर प्लस, तो रेशियो से बढ़ जाएगी। सर हमें 1.5 वाला देखना है। हाँ जो एग्जिस्टिंग है 2:1 वाला देखो वो भी वही। सही है। तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया सही। यस सर। फर्स्ट वाले केस में रेशियो बढ़ जाएगी है ना। सेकंड वाला केस चेक करते हैं। He can purchase goods on credit। उधार में गुड्स खरीद लेते हैं, उधार में गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स बढ़ जाएंगे कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। लायबिलिटी बढ़ जाएगी। उधार में गुड्स खरीदें, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे और गुड्स बढ़ जाएंगे। दोनों जगह प्लस तो आंसर माइनस। सर ये रेशियो कम हो जाएगी इससे, तो हमें तो रेशियो बढ़ानी है, इसलिए सेकंड वाला आंसर नहीं। थर्ड वाले पर आते हैं जी। He can take short term loan। अगर शॉर्ट टर्म लोन लेगा तो क्या होगा, बैंक बढ़ेगा यस सर। और करंट लायबिलिटी बढ़ेगा। दोनों जगह प्लस तो आंसर माइनस, लेकिन हमें तो बढ़ानी है रेशियो। थर्ड भी आंसर नहीं, तो सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में लिखा है जो ओनली 1 इज करेक्ट। बढ़े जी आगे। Which of the following ratios is not a solvency ratio? इनमें से कौन सी रेशियो solvency ratio नहीं है? करंट रेशियो। तो कौन सी रेशियो है फिर ये? लिक्विडिटी रेशियो। ए, सी और डी ये सब solvency रेशियो है, जिसके अंदर SF और NCL ये आइटम आती हैं, solvency रेशियो होती है। और बी ऑप्शन में करंट असेट्स करंट लायबिलिटी की बात हो रही है, लिक्विडिटी रेशियो है, solvency रेशियो नहीं। 56 पर आ गए। The liquidity ratio of a concern का मतलब बिजनेस एंटरप्राइज, ए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी कोई भी हो सकती है। 1.5:1 है। आइडियल कितनी होती है? 1:1। यस सर। 1:1।
इट परचेज्ड गुड्स ऑफ 5,000 रुपीज फॉर कैश। गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए के कैश में। बताइए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, गुड्स खरीदे हैं 50,000 के कैश में, नीचे क्या करूं प्लस के माइनस, कुछ नहीं होगा। कुछ ऊपर क्या करूं प्लस के माइनस के दोनों, प्लस सिर्फ माइनस। इन्वेंटरी नहीं बचा होगा। इन्वेंटरी तो आती है माइनस ऐसे। देखिए स्टॉक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। स्टॉक लिक्विड एसेट के अंदर आता ही नहीं है, इसलिए प्लस वाला काम नहीं होगा। कैश कम हो रहा है इसलिए माइनस वाला काम होगा। इस वाली ट्रांजैक्शन से ये रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 57 पर आ गई है। If the average inventory is 1 lakh, closing stock is 2 times more, मतलब कि 3 times in the beginning, तो closing stock बताओ, सॉल्व करने शुरू हो जाएंगे। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक दे रखा है 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक 3 है। 50,000 एक्स आया। सही है। x तो ओपनिंग स्टॉक आया ना, उसमें तो क्लोजिंग स्टॉक मांगा है 1.5 लाख। ठीक, बी ऑप्शन। 58 पर आ गए। डैश ऑफ अ बिजनेस मींस द बिजनेस इज इन पोजीशन टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो शॉर्ट टर्म पेमेंट के लिए कौन सी रेशियो निकाली जाती है सर, लिक्विडिटी रेशियो निकाली जाती है। आंसर आ गया। 59 पर आ गया। एक्टिविटी रेशियो भी होता है। नहीं, पेमेंट के लिए नहीं होता, वो तो हम एफिशिएंसी के लिए होता है, कम से कम एसेट लाकर ज्यादा सेल कर पा रहे हैं। 59 पर कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20 लाख, मतलब कि सेल्स 20 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 14 लाख, मतलब कि सीओजीएस 14 लाख, मतलब कि जीपी 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 50,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है 2 लाख। क्वेश्चन में बोला है कि जीपी का अमाउंट बताइए, लेकिन आंसर रेशियो में दे रखा है। जीपी की रेशियो बता दो फिर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हाँ जी, तो जीपी रेशियो, जीपी अभी बताया था आपने 6 लाख रुपए। यस सर। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो 6 लाख अपॉन 20 लाख इनटू 100, 30%। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। हमें जीपी सिर्फ सेल और सीओजीएस से मिल जाता है। 60 पर आ गए जी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय इशूइंग डिबेंचर, द डेट इक्विटी रेशियो विल। डेट इक्विटी रेशियो में सर न्यूमरेटर में आता है एनसीएल लोन और डिनोमिनेटर में आता है एसएफ शेयर होल्डर्स फंड्स। यस सर। तो फिक्स्ड एसेट अगर हम उधार में खरीदते हैं या डिबेंचर इशू करके खरीदते हैं तो डिबेंचर एनसीएल के अंदर आता है, मतलब न्यूमरेटर बढ़ेगा। एसएफ में क्या चेंज आएगा, नो चेंज। कोई चेंज नहीं, सबको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई शेयर बढ़ नहीं रहे, कोई शेयर घट नहीं रहे। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एसएफ में कोई चेंज नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ेगा। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगी, इंक्रीज। ए ऑप्शन क्लियर हो गई जी बात। इसमें याद करते हैं, डाउट करते हैं जी अब हैं।